नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए खबरों के सफर को शुरू करते हैं। दिल्ली से अदिति नागर की अहम रिपोर्ट। हेमाराम इस्तीफा प्रकरण में ये लेटेस्ट अपडेट आया है। डॉक्टर सीपी जोशी ने गहलोत से चर्चा की। हेमाराम चौधरी द्वारा स्पीकर को भेजे गए इस्तीफे पर दोनों के बीच चर्चा हुई, लेकिन दोनों ही नेता इस इस्तीफे को ले नहीं रहे हैं ज्यादा गंभीर, क्योंकि पहले भी बार बार इस्तीफा देने की धमकी देते रहे हैं हेमाराम चौधरी और सरकार में अपना काम न होने पर इस्तीफे की करते आए हैं बात। फरवरी 2019 में भी कर चुके इस्तीफे की पेशकश, हालांकि इस बार सचमुच दे दिया हेमाराम ने इस्तीफा। सीधे स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा भेजकर बढ़ाई है गंभीरता, लेकिन इस इस्तीफे को लेकर आलाकमान में भी कोई प्रतिक्रिया या चिंता नहीं दिखी है। अजय माकन भी इस इस्तीफे को नहीं मानते कोई गंभीर या बड़ी घटना। पहले की तरह जब भी गहलोत सुलझा लेंगे इस इस्तीफा प्रकरण को भी, यानी ये मान के चल रहे हैं कि जैसे पहली घटनाएं हो चुकी हैं, बड़ी घटनाएं पहले हुई, लेकिन पहले की तरह अब भी गहलोत ही इस इस्तीफे प्रकरण को सुलझा लेंगे। पूरी तरह से उन्हीं पर छोड़ दिया गया है। लेकिन हेमाराम चौधरी के इस्तीफे को लेकर ये लेटेस्ट अपडेट है, जहां डॉक्टर सीपी जोशी ने गहलोत से इसे लेकर चर्चा की। हेमाराम चौधरी द्वारा स्पीकर को भेजे गए इस्तीफे पर चर्चा हुई है दोनों के बीच, लेकिन दोनों ही नेता इस इस्तीफे को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं है, क्योंकि पहले भी बार बार इस्तीफा देने की धमकी हेमाराम चौधरी देते रहे हैं। सरकार में अपना काम न होने पर इस्तीफे की बात करते आए हैं। फरवरी 2019 में भी इस्तीफे की पेशकश वो कर चुके हैं। हालांकि इस बार सचमुच हेमाराम ने इस्तीफा दे दिया है और सीधे स्पीकर सीपी जोशी को इस्तीफा भेजकर उन्होंने गंभीरता को बढ़ाया है। लेकिन इस इस्तीफे को लेकर आलाकमान में भी कोई प्रतिक्रिया या चिंता नहीं दिखी है। अजय माकन भी इस इस्तीफे को नहीं मानते कोई गंभीर या बड़ी घटना। पहले की तरह अब भी गहलोत सुलझा लेंगे इस इस्तीफा प्रकरण को। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से फिर राजनीतिक हलचल बढ़ी है। कोरोना काल में सुस्त पड़ी है राजनीति में आई हलचल, और अब कांग्रेसी क्षेत्रों में एक अहम सवाल पूछा जा रहा है। क्या हेमाराम का इस्तीफा किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या यह है पायलट कैंप के कुछ और इस्तीफों की शुरुआत? क्या पायलट के इशारे पर हेमाराम ने इस्तीफा दिया है? भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सबसे पहले पायलट ने इस्तीफे की जानकारी दी, पर क्या कोरोना संकट के चलते ये था इस्तीफा देने का उपयुक्त समय? अब हर किसी को कांग्रेस आलाकमान की प्रतिक्रिया का इसे लेकर इंतजार है कि आखिर कांग्रेस आलाकमान का इसे लेकर प्रतिक्रिया आखिर आती क्या है। हेमाराम चौधरी के इस्तीफे से अब राजनीतिक हलचल बढ़ी है प्रदेश में। कोरोना काल में सुस्त पड़ी राजनीति में अब हलचल आई है। अब कांग्रेसी क्षेत्रों में एक ही अहम सवाल है जो पूछा जा रहा है, क्या हेमाराम का इस्तीफा किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्या ये पायलट कैंप के कुछ और इस्तीफों की शुरुआत है? क्या पायलट के इशारे पर हेमाराम ने इस्तीफा दिया? भरोसेमंद सूत्रों के अनुसार सबसे पहले पायलट ने ही इस इस्तीफे की जानकारी दी, और पर क्या कोरोना संकट के चलते ये था इस्तीफा देने का उपयुक्त समय? ये बेहद अहम सवाल। अब हर किसी को कांग्रेस आलाकमान की प्रतिक्रिया का इंतजार है कि इस इस्तीफे के बाद कांग्रेस आलाकमान की आखिर प्रतिक्रिया क्या आती है। कोरोना वैक्सीन से कोई खतरा नहीं। कोविशील्ड वैक्सीन में खून में थक्का बनने के नगण्य मामले आए हैं। भारत में 10 लाख डोज पर 0.61 केस है, जबकि यूरोप में 4 केस है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन में ऐसा कोई केस सामने नहीं आया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पैनल की रिपोर्ट में इसे लेकर ये जानकारी मिली है। तो कोरोना वैक्सीन से कोई भी खतरा नहीं है। कोविशील्ड वैक्सीन में खून में थक्का बनने के नगण्य मामले यहाँ पर सामने आए। हालांकि शुरुआती दौर में इसे लेकर बहुत सवाल उठ रहे थे, और इसलिए कहीं ना कहीं लोग बचते नजर आते कि कोविशील्ड की जगह उन्हें कोवैक्सीन मिल जाए। अब भारत में 10 लाख डोज पर 0.61 केस, जबकि यूरोप में यही मामले 10 लाख में 4 केस है। भारत बायोटेक के कोवैक्सीन में ऐसा कोई केस नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की पैनल की रिपोर्ट से यह अहम जानकारी मिली है। कोरोना से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन। आरबीआई ने कहा, पहली लहर जैसा असर दूसरी लहर से नहीं है। दूसरी लहर में राज्यों में सीमित लॉकडाउन है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां चलती रही। सिर्फ राज्यों में लॉकडाउन है। WFH की आदत ऑनलाइन डिलीवरी की और डिजिटल पेमेंट से कम किया है दूसरी लहर का असर भी। और आरबीआई ने जारी की द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट। उसमें कहा गया है कि अमेरिका और यूरोप में तेजी से बढ़ रही है आर्थिक गतिविधियां। तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया। तो कोरोना से अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का आकलन यहां किया गया है। आरबीआई ने कहा कि पहली लहर जैसा असर दूसरी लहर से नहीं है। दूसरी लहर में राज्यों में सीमित लॉकडाउन है, लेकिन आर्थिक गतिविधियां यहां पर चलती रही हैं। सिर्फ राज्यों में लॉकडाउन यहां पर किया गया है। ऑनलाइन डिलीवरी यहां पर की जा रही है। डिजिटल पेमेंट से दूसरी लहर का असर भी यहां पर कम किया गया है। वहीं आरबीआई ने अपनी द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि अमेरिका और यूरोप में तेजी से बढ़ रही है आर्थिक गतिविधियां। भूल नहीं पाएंगे आपकी सेवा। दूसरी लहर में देश में मरीजों की सेवा करते 276 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई है।
आईएमए ने जारी किया है यह आंकड़ा। मरने वालों में सर्वाधिक 78 डॉक्टर बिहार के, उत्तर प्रदेश के 37, दिल्ली के 29 व आंध्र प्रदेश के 22 डॉक्टर्स की मौत हुई है। आज आईएमए के पूर्व अध्यक्ष व कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल की भी कोरोना से मौत हो गई। कोरोना की पहली लहर में 769 डॉक्टर्स की यहां पर मौत हुई थी। दूसरी लहर में भी डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवाई इलाज करते हुए। भूल नहीं पाएंगे आपकी सेवा, क्योंकि दूसरी लहर में भी देश में मरीजों की सेवा करते 276 डॉक्टरों की कोरोना से मौत हुई। आईएमए ने इसे लेकर आंकड़ा जारी किया है। मरने वालों में सर्वाधिक 78 डॉक्टर बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश के 37 डॉक्टर थे, दिल्ली के 29 और आंध्र प्रदेश के 22 डॉक्टर्स की मौत हुई है। ये दूसरे सेकेंड वेव की बात कर रहे हैं, जहां आज आईएमए के पूर्व अध्यक्ष व कार्डियोलॉजिस्ट के अग्रवाल की भी कोरोना से मौत हुई। कोरोना की पहली लहर में 769 डॉक्टर्स की मौत हुई थी। कोरोना से नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक कठिनाइयां जाहिर हुई हैं। 3.5 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों ने निकलवाए हैं 1.25 लाख करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने पिछले साल ईपीएफओ सदस्यों को पैसा निकालने की सुविधा यहां पर दी थी और एक साल में ये पैसा निकाला गया। पैसा निकलवाने वाले अधिकतर लोग मुंबई, पुणे, दिल्ली व बेंगलुरु के हैं। विशेषज्ञों का आकलन है कम आय वाले कर्मचारियों ने पैसा निकाला है। ज्यादा पैसा निकलने से ईपीएफओ की कमाई पर भी इसका असर पड़ सकता है। जिस तरह से ज्यादा पैसा लोगों ने निकाला है, क्योंकि ये जरूरत बन चुकी थी। कोरोना से नौकरी पेशा लोगों की आर्थिक कठिनाइयां यहाँ पर जाहिर हुई है, जहां 3.5 करोड़ ईपीएफओ सदस्यों ने अपने अकाउंट से पैसा निकाले हैं, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने पिछले साल ईपीएफओ सदस्यों को पैसा निकालने की यहां पर सुविधा दी थी और एक साल में ये पैसा निकाला गया है। पैसा निकलवाने वाले अधिकतर लोग मुंबई के हैं, पुणे, दिल्ली और बेंगलुरु के हैं। विशेषज्ञों का आकलन है कि कम आय वाले कर्मचारियों ने पैसा निकाला है। ज्यादा पैसा निकलने से ईपीएफओ की कमाई पर भी असर पड़ सकता है। केंद्र की व्यवस्थाओं से दुखी भाजपा के ही सांसद, उदयपुर से भाजपा सांसद अर्जुन लाल ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और लिखा है कि महामारी के दौर में नहीं कर पा रहे हैं जनता की मदद। लगातार बढ़ रहा है जनता का आक्रोश, अस्पतालों में उपकरण की कमी पड़ रही है, जनता दर दर की ठोकर खाने को परेशान हो रही है। सांसद होने के बावजूद नहीं कर पा रहे हैं जनता की मदद और ऐसे में स्थगित की गई है सांसद निधि को फिर किया जाए शुरू। तो ये मांग भी की जा रही। केंद्र की व्यवस्थाओं से भाजपा के ही सांसद दुखी हैं। उदयपुर से भाजपा सांसद अर्जुन लाल ने प्रधानमंत्री को ये पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने लिखा है कि महामारी के दौर में हम जनता की मदद नहीं कर पा रहे, लगातार बढ़ रहा है जनता का आक्रोश, अस्पतालों में उपकरण की कमी पड़ रही है, जनता दर दर की ठोकर खाने को यहाँ पर मजबूर है, परेशान हो रही है। सांसद होने के बावजूद जनता की मदद नहीं कर पा रहे और ऐसे में स्थगित की गई सांसद निधि को फिर से शुरू किया जाए। फिर नजर आया मुख्यमंत्री गहलोत का स्टेटसमैन रूप। भारतीय जैन संगठन के कार्यक्रम में दिखा ये रूप। कोरोना की विपदा से एकजुट होकर मुकाबले की अपील उन्होंने की। राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा का उन्होंने आह्वान किया। स्टेटसमैन गहलोत ने नहीं की राजनीति की कोई भी बात। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के प्रति भी उन्होंने उदार कमेंट दिए और कहा कि राज्य की मुसीबत व अपनी मांग बताना शिकायत नहीं है। वैक्सीन के राज्यभर ग्लोबल टेंडर से आहत व लाचार दिखे हैं गहलोत और कहा कि देश के लिए एक साथ ग्लोबल टेंडर होते तो अच्छा होता। वैक्सीन और इसके लिए देशव्यापी रोडमैप की जरूरत बताई। वैक्सीन पर इमोशनल कमेंट भी किया गहलोत ने और कहा कि मैं 2 डोज वैक्सीन लगा चुका, लेकिन फिर भी मुझ पर कोरोना अटैक हुआ। मैं बच गया क्योंकि भगवान मुझे सेवा का और अवसर देना चाहते हैं। पिछले दिनों में सीएम के स्टेटसमैन ग्रुप की राजनीतिक प्रशासनिक गलियारों में भी खासी चर्चा रही है और आज भी एक बार फिर ये देखने को मिला जब कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इस दौरान ये रूप देखने को मिला, स्टेटसमैन ग्रुप गहलोत का नजर आया। भारतीय जैन संगठन के कार्यक्रम में ये रूप देखने को मिला, जहां कोरोना की विपदा से एकजुट होकर मुकाबले की अपील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा का उन्होंने आह्वान किया। स्टेटसमैन गहलोत ने नहीं की राजनीति की कोई बात। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री के प्रति भी उन्होंने उदार कमेंट किए। कहा कि राज्य की मुसीबत व अपनी मांग बताना शिकायत नहीं है। वैक्सीन के राज्यभर ग्लोबल टेंडर से आहत व लाचार दिखे हैं गहलोत। साथ ही उन्होंने कहा कि देश के लिए एक साथ ग्लोबल टेंडर होते तो ज्यादा अच्छा होता। वैक्सीन और इसके लिए देशव्यापी रोडमैप की भी जरूरत उन्होंने बताई। वैक्सीन पर इमोशनल कमेंट भी किया गहलोत ने और कहा कि मैं 2 डोज वैक्सीन लगा चुका, लेकिन फिर भी मुझ पर कोरोना अटैक हुआ है। मैं बच गया क्योंकि भगवान मुझे सेवा का एक और अवसर देना चाहते थे। पिछले दिनों सीएम के स्टेटसमैन ग्रुप की राजनीतिक प्रशासनिक गलियारों में भी खासी चर्चा रही। हिंदुस्तान टाइम्स में कपिल सिब्बल का लेख। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने इसमें टिप्पणी की। कहा कि केवल संवैधानिक अदालतें ही सरकार और संस्थाओं को जवाबदेह बना सकती हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कार्यपालिका और विधायिका के अतिवाद से बचाने की बेहद जरूरत है।
मौलिक अधिकारों की रक्षा में संवैधानिक सुस्ती ठीक नहीं है। डिमोनेटाइजेशन और इलेक्शन फंड बॉन्ड जैसे मामलों का निपटारा नहीं होना भी यहाँ चिंता का विषय बना हुआ है। तो हिंदुस्तान टाइम्स में कपिल सिब्बल का ये लेख है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने इसे लेकर टिप्पणी की और कहा इस लेख में कि केवल संवैधानिक अदालतें ही सरकार और संस्थाओं को जवाबदेह बना सकती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कार्यपालिका और विधायिका के अतिवाद से बचाने की जरूरत है। मौलिक अधिकारों की रक्षा में संवैधानिक सुस्ती ठीक नहीं है। डिमोनेटाइजेशन और इलेक्शन फंड बॉन्ड जैसे मामलों का निपटारा नहीं होना भी चिंता का विषय है। प्रदेश के सबसे बड़े कोविड अस्पताल आरयूएचएस से सुखद खबर है। अस्पताल में अब कोविड मरीजों के लिए बेड का टोटा समाप्त हुआ है। अस्पताल में पिछले 2 दिनों में मरीजों की संख्या में लगातार कमी आई है। अस्पताल में उपचाररत 150 से 200 मरीज डिस्चार्ज हुए और ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने चौक के होल्डिंग एरिया को खत्म किया है। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को वार्ड में दिया जा रहा है ट्रीटमेंट। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने मरीजों को लेकर जानकारी दी है। पिछले दिनों कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आई है और इसके तहत ही होल्डिंग एरिया और गलियारों से बेड को हटाया गया है। अस्पताल में क्षमता के मुकाबले 91.53% बेड पर ही मरीज थे और अस्पताल में फिलहाल 1275 बेड क्षमता है मरीजों के लिए उपलब्ध, जबकि भर्ती मरीजों की संख्या अभी 1167 चल रही है। तो ये एक अच्छी खबर कह सकते हैं एसएमएस अस्पताल से, जहां अब टोटा खत्म हुआ। खासतौर से हम आरयूएचएस अस्पताल की बात कर रहे हैं, जहां कोविड को लेकर ये बेहद सुखद खबर है। अस्पताल में अब कोविड मरीजों के लिए बेड का टोटा समाप्त हो चुका है। अस्पताल में पिछले 2 दिनों में मरीजों की संख्या में लगातार कमी आई है। अस्पताल में उपचाररत 150 से 200 मरीज यहां पर डिस्चार्ज हुए और ऐसे में अस्पताल प्रशासन ने चौक के होल्डिंग एरिया को भी यहां खत्म किया है। अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों को वार्ड में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अजीत सिंह ने मरीजों को लेकर जानकारी दी। पिछले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद में कमी आई है। इसके चलते ही होल्डिंग एरिया और गलियारों से ये बेड हटाए गए। अस्पताल में क्षमता के मुकाबले 91.53% बेड पर ही मरीज हैं और अस्पताल में फिलहाल 1275 बेड क्षमता है मरीजों के लिए उपलब्ध, जबकि भर्ती मरीजों की संख्या अभी फिलहाल 1167 चल रही है। कालाबाजारी रोकने के लिए औषधि नियंत्रक संगठन का बड़ा एक्शन। 11 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस 5 से 15 दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं। दवाओं की कालाबाजारी व निर्धारित दर से अधिक की वसूली पर यह कार्रवाई की गई। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के निर्देश पर गठित की गई थी ये टीम। सहायक औषधि नियंत्रक दिनेश तनेजा ने इसे लेकर जानकारी दी है। दवाओं की कालाबाजारी व निर्धारित दर से अधिक दर पर पैसा वसूलने की शिकायत थी। दल ने कई मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण भी किया। 11 मेडिकल स्टोर्स पर अनियमितताएं मिली और इन मेडिकल स्टोर्स द्वारा बिना चिकित्सकीय परामर्श पत्र के कोरोना की औषधियों का बेचान करना, बिना बिल के एवं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति में औषधियों का बेचान करना, कोरोना महामारी में काम आने वाले उपकरण, मास्क इत्यादि की मनमानी कीमतें वसूलना जैसी अनियमितताएं मिली। तनेजा ने बताया कि मैसर्स मोनू फार्मेसी, मैसर्स नेचर मेडिकेयर, पार्श केमिस्ट, मुकुंद फार्मेसी एंड मेडिकल, बालाजी मेडिकोज, राधिका फार्मेसी एंड जनरल कॉस्मेटिक, पृथा सवी मेडिकल एंड जनरल स्टोर, शीश फार्मा, अशोक मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर यह कार्रवाई की गई है। और अब जानिए राजकाज की बातें। कहां है आईएएस बाबूलाल मीणा? 15 दिन से कोई अता पता ही इनका नहीं है। 7 अप्रैल को ट्रांसफर हो गया था। अजमेर में रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड के पद पर पोस्टिंग हुई थी, लेकिन तब पश्चिम बंगाल में थे चुनाव ड्यूटी पर। वहां से लौट आए 3 मई को, लेकिन अभी तक अजमेर में इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी है। डीओपी के पास भी इन्हें लेकर कोई सूचना नहीं है और तभी सवाल उठ रहा है कि आखिर कहां लापता हो गए हैं आईएएस बाबूलाल मीणा। 15 दिन से कोई अता पता इनका है नहीं। 7 अप्रैल को इनका ट्रांसफर हो गया था। अजमेर रजिस्ट्रार रेवेन्यू बोर्ड के पद पर इनकी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन तब पश्चिम बंगाल में चुनाव ड्यूटी पर ये तैनात थे और वहां से जब लौट कर आए हैं 3 मई को, लेकिन अभी तक अजमेर में इन्होंने ज्वाइनिंग ही नहीं दी है। डीओपी के पास भी इसे लेकर कोई सूचना नहीं है। बगैर एमआरपी बाजार में बिक रहे पल्स ऑक्सीमीटर। औषधि नियंत्रक संगठन और विधिक माप विज्ञान विभाग की संयुक्त कार्रवाई है। एडीसी दिनेश तनेजा के निर्देशन में डीसीओ सिंधु कुमारी, ममता सैनी की कार्रवाई है। विधिक माप विज्ञान के उप नियंत्रक चंदीराम जसवानी ने भी मौके पर टीम भेजी। ब्रह्मपुरी में एसएस कम्युनिकेशन के राजेंद्र सोनी के घर पर छापा मारा। टीम को मौके पर मिले बगैर एमआरपी वाले 575 पल्स ऑक्सीमीटर। हालांकि कार्रवाई के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर के परचेज और सेल बिल पेश किए गए, लेकिन बगैर एमआरपी और निर्माण आया डिटेल के थे और सभी पल्स ऑक्सीमीटर। ऐसे में विधिक माप विज्ञान के इंस्पेक्टर सत्येंद्र मीणा ने स्टॉक को सीज किया है। इस आंदोलन को मैं क्या नाम दूं? 1.25 साल से कोरोना की जंग लड़ रहे रेजिडेंट से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर है।
सरकार के साथ फ्रंट फुट वॉरियर के रूप में काम कर रहे हैं रेजिडेंट, लेकिन अब अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार की राह पर है रेजिडेंट। पीजी बैच 2018 की परीक्षा मई माह के अंत तक करवाने, टाइम पर इंक्रीमेंट, हार्ड ड्यूटी अलाउंस, स्टाइपेंड के रिवीजन समेत कई मांगों को लेकर आंदोलनरत है रेजिडेंट ने खुद ये स्वीकार किया कि परीक्षा करवाने समेत कुछ मांगों पर सरकार से हालांकि सहमति बन चुकी है। और ऐसे में सवाल ये कि जब परीक्षा मई में करवाने, टाइम पर इंक्रीमेंट समेत कुछ मांगे मानने को सरकार तैयार है, शेष मांगों पर सकारात्मक रुख है, तो फिर आंदोलन के लिए क्यों अड़े हुए हैं रेजिडेंट? क्या देशव्यापी संकट के समय में युवा चिकित्सक पेश करेंगे नजीर? पेशे की गरिमा को समझते हुए आंदोलन के बजाय वार्ता से क्या कोई हल निकाला जाएगा? ये बेहद अहम सवाल है और इंतजार भी इसे लेकर है, क्योंकि ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ मांगों पर सहमति बन गई। हालांकि अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार की राह पर रेजिडेंट नजर आ रहे हैं। पीजी बैच 2018 की परीक्षा मई माह के अंत तक करवाने, टाइम पर इंक्रीमेंट हो, हार्ड ड्यूटी अलाउंस मिले, स्टाइपेंड के रिवीजन समेत कई और अहम मांगों को लेकर आंदोलनरत रेजिडेंट ने खुद यह स्वीकार किया कि परीक्षा करवाने समेत कुछ मांगे हैं जिस पर सरकार ने सहमति दे दी है, यानी इस पर सहमति बन चुकी है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब परीक्षा मई में करवाने और टाइम पर इंक्रीमेंट समेत कुछ मांगे मानने को सरकार तैयार है, शेष मांगों पर रुख भी सकारात्मक है, तो फिर आंदोलन के लिए क्यों अड़े हुए रेजिडेंट डॉक्टर? क्या देशव्यापी संकट के समय में युवा चिकित्सक कुछ नजीर पेश करेंगे? पेशे की गरिमा को समझते हुए आंदोलन के बजाय वार्ता से क्या कोई हल निकालेंगे? हिंदुस्तान टाइम्स में हिमंता बिस्वा शर्मा का इंटरव्यू, कोरोना संक्रमण को लेकर यह इंटरव्यू उन्होंने दिया है। असम की स्थिति को लेकर जानकारी दी और कहा कि कोविड की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। शहरों में लगाया रात 12 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण रोकने के प्रयास हैं। संक्रमण बढ़ने पर लगाया जा सकता है लॉकडाउन भी। और असम के मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू में उन्होंने ये खास बातें की। हिंदुस्तान टाइम्स में इनका इंटरव्यू आया है। कोरोना संक्रमण को लेकर उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा इसमें कि असम की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए कहा कि कोविड की दूसरी लहर ज्यादा संक्रामक और जानलेवा है। शहरों में लगाया है रात 12 से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाकर संक्रमण रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। संक्रमण बढ़ने पर लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने ये अहम बातें कही। चलिए आगे ब्रेक के बाद चलिए बढ़ते हैं आगे। इसे संयोग कहें, विधि का विधान कहें या कुछ और, मेरठ से आई 2 जुड़वा भाइयों के दुखद अंत से जुड़ी ये खबर। 24 वर्षीय जुड़वा भाइयों की कोरोना से एक साथ मौत हुई है। मेरठ में 23 अप्रैल 1997 को एक साथ इनका जन्म हुआ था। ग्रेगरी रेमंड राफेल और सूजा के पुत्र जोफ्रेड और राल्फ्रेड दोनों एक साथ कंप्यूटर इंजीनियर बने और एक साथ ही दोनों की नौकरी भी शुरू हुई। हैदराबाद में काम करते थे दोनों भाई, एक साथ रहते थे और दोनों ने एक साथ ही जिंदगी को अलविदा कह दिया है। तो बेहद अहम खबर है, लेकिन इसे संयोग कहा जाए या विधि का विधान कहा जाए, मेरठ से ये 2 जुड़वा भाइयों के दुखद अंत से जुड़ी हुई ये खबर आई है। 24 वर्षीय जुड़वा भाइयों की कोरोना से एक साथ मौत हुई है। मेरठ में 23 अप्रैल 1997 को एक साथ इनका जन्म हुआ था। ग्रेगरी रेमंड राफेल और सूजा के पुत्र हैं जोफ्रेड और राल्फ्रेड। दोनों एक साथ कंप्यूटर इंजीनियर बने और एक साथ ही दोनों ने नौकरी भी शुरू की थी। हैदराबाद में काम भी दोनों भाई साथ करते थे और एक साथ ही रहते थे और दोनों ने एक साथ ही जिंदगी को अलविदा कह दिया। तो एक साथ पढ़ाई की भी शुरुआत थी, नौकरी भी एक साथ की, एक साथ ही रहते थे। हैदराबाद में दोनों भाई एक साथ जॉब करते थे और एक साथ ही दोनों ने इस कोरोना काल में जिंदगी को अलविदा कह दिया। संयोग कहें इसे, विधि का विधान कहे या कुछ और, जहां 2 जुड़वा भाइयों का ये दुखद अंत हुआ है। मेरठ से यह खबर आई, 24 वर्षीय जुड़वा भाइयों की कोरोना से एक साथ मौत हुई है। मेरठ में 23 अप्रैल 1997 को इनका जन्म हुआ था। ग्रेगरी रेमंड राफेल और सूजा के पुत्र हैं जोफ्रेड और राल्फ्रेड, ये ट्विंस, जिन्होंने एक साथ कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, कंप्यूटर इंजीनियर दोनों बने। एक साथ ही दोनों ने नौकरी भी शुरू की। हैदराबाद में ये दोनों नौकरी करते थे, एक साथ ही नौकरी करते थे, एक साथ रहते थे हैदराबाद में और दोनों ने एक साथ ही जिंदगी को अलविदा कह दिया। तो बेहद दुखद अंत जुड़वा भाइयों का। वैक्सीन ग्लोबल टेंडर पर सस्पेंस, सरकारी कागजों तक सीमित रह सकते राज्यों के वैक्सीन ग्लोबल टेंडर। तत्काल सप्लाई मिलने की उम्मीद फिलहाल कम है। कुछ महीनों बाद का सौदा या नाम मात्र की खरीद का विकल्प है। कुछ राज्यों ने
तो गहलोत की मोदी और अमित शाह से चर्चा हुई है आज। इसका जिक्र भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। दरअसल देश प्रदेश पर विपदा के लिए यह संभव नहीं है। मोदी ने कोविड को लेकर गहलोत से लंबी चर्चा की है। पिछले 3 दिन में दोनों की बात हुई है। एक दिन पहले पीएम मोदी का भी गहलोत के पास फोन आया था, तो आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने फोन किया। दरअसल देश प्रदेश पर विपदा आई है, ये संभव है। मोदी ने कोविड को लेकर गहलोत से भी लंबी चर्चा की और राजस्थान को अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया। वहीं अमित शाह ने समुद्री तूफान को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बात की। आज फीडबैक लिया। राजस्थान के कई जिले भी इस तूफान से प्रभावित हैं। अमित शाह ने भी केंद्र से सहयोग का भरोसा दिलाया है। अमूमन इन नेताओं में चलते रहे राजनीतिक बाण, लेकिन विपदा के समय सभी दिखा रहे हैं एकजुटता। न गहलोत ने मोदी शाह की आलोचना की इस दौरान और न ही मोदी शाह की जोड़ी गहलोत के खिलाफ बोली। विपदा में राजनीति की ये सुखद तस्वीर दिख रही है और इससे ही कोविड पर जंग जीत पाएगा देश प्रदेश। और ये बातें लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते आ रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कहते आ रहे हैं कि ये वक्त ऐसा है जब राजनीति से इतर एक दूसरे का साथ देना होगा, सहयोग करना होगा। और ये तस्वीर आज नजर भी आई। गहलोत की मोदी और अमित शाह से चर्चा हुई। पिछले 3 दिन में दोनों से बातचीत हुई और एक दिन पहले पीएम मोदी का गहलोत के पास फोन आया था, तो आज सुबह गृह मंत्री अमित शाह ने भी फोन किया। दरअसल देश प्रदेश पर आई विपदा ने यह संभव किया है। मोदी ने कोविड को लेकर गहलोत से लंबी चर्चा की, राजस्थान को अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिया। वहीं अमित शाह ने समुद्री तूफान को लेकर बात की है। राजस्थान के कई जिले भी इस तूफान से प्रभावित हैं। अमित शाह ने भी केंद्र से सहयोग को भरोसा दिलाया था। अमूमन इन नेताओं में चलते रहे राजनीतिक बाण, लेकिन विपदा के समय सभी दिखा रहे हैं एकजुटता। न गहलोत ने मोदी शाह की आलोचना इस दौरान की और न ही मोदी शाह की जोड़ी गहलोत के खिलाफ कुछ बोली। विपदा में राजनीति की ये बेहद सुखद तस्वीर दिख रही है और इससे कोविड पर जंग जीत पाएगा देश और प्रदेश। वैक्सीन ग्लोबल टेंडर पर सस्पेंस। सरकारी कागजों तक सीमित रह सकते राज्यों के वैक्सीन ग्लोबल टेंडर। तत्काल सप्लाई मिलने की उम्मीद है, फिलहाल कम। कुछ महीनों बाद का सौदा या नाम मात्र की खरीद का भी विकल्प है। कुछ राज्यों ने फाइजर, मॉडर्ना, J&J और स्पुतनिक से संपर्क किया, लेकिन अभी तक गंभीर दिलचस्पी किसी ने नहीं दिखाई है। राज्य वही टीका खरीद या लगा सकते हैं जिनको भारत में मंजूरी मिली है। अब तक कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी को भी यहाँ मंजूरी मिल चुकी है। बड़े विदेशी निर्माताओं ने मंजूरी की गंभीर पहल यहाँ पर नहीं की। भारत कई बार कंपनियों का अनुरोध कर चुका। जॉनसन एंड जॉनसन का टीका लगभग $6 का सूत्रों के अनुसार है। अभी पर्याप्त मात्रा में विदेशी टीके आने में यहाँ वक्त लग सकता है, 3 माह का वक्त लग सकता है। भारत में स्टोरेज भी यहाँ बड़ी समस्या है। फाइजर के टीकों के लिए -70 डिग्री तापमान की आवश्यकता है। मॉडर्ना को -20 डिग्री नीचे के तापमान पर रखना होगा। चुनिंदा महानगरों में इन टीकों के स्टोरेज के सीमित संसाधन है, तो एक ये भी दिक्कत है कि स्टोरेज का अलग अलग टेम्परेचर यहाँ पर सेट है इन वैक्सीन के लिए, और स्टोरेज की व्यवस्था भी पर्याप्त तरीके से देश में नहीं है। तो वैक्सीन ग्लोबल टेंडर पर यहाँ सस्पेंस लगातार बना हुआ है। सरकारी कागजों तक सीमित रह सकते हैं राज्यों के वैक्सीन ग्लोबल टेंडर। ऑक्सीजन को लेकर 3 माह में आत्मनिर्भर हो जाएगा राजस्थान। प्राणवायु की जरूरत और उत्पादन का ये स्कैन है। कोरोना से पहले राज्य में 125 मीट्रिक टन थी उत्पादन क्षमता। दूसरी लहर में 650 मीट्रिक टन पहुंच गई ये डिमांड। जुलाई अंत तक 600 मीट्रिक टन, अगस्त तक 750 मीट्रिक टन की क्षमता होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तीसरी लहर से पहले प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी यहां होने नहीं देना चाहते हैं। पहले चरण में NHAI प्रदेश में लगाएगा 5 ऑक्सीजन प्लांट। DRDO में कुल 75 ऑक्सीजन प्लांट तैयार हैं और इनमें से 5 ऑक्सीजन प्लांट जल्द भेजे जाएंगे राजस्थान। इसी सप्ताह 2 प्लांट आएंगे कोटा और सीकर। कोटा में 2, जयपुर, सीकर और जोधपुर में 1-1 प्लांट की स्थापना होगी। कोटा और सीकर में NHAI ने सिविल वर्क यहां पर लगभग पूर्ण कर लिया है। जयपुर, जोधपुर में चिन्हित अस्पतालों में जगह यहां पर समस्या आ रही है और जगह मिलते ही NHAI यहां भी सिविल वर्क शुरू करेगा। 1000 LPM क्षमता के यहाँ पर 5 प्लांट होंगे, ये तय यहाँ पर कर दिया गया। इंतजार जगह को लेकर है। इस सप्ताह 2 प्लांट कोटा और सीकर आएंगे। कोटा में 2, जयपुर, सीकर और जोधपुर में 1-1 प्लांट की स्थापना होगी। कोटा और सीकर में NHAI ने सिविल वर्क यहाँ लगभग पूरा कर लिया है। जयपुर, जोधपुर में चिन्हित अस्पतालों में जगह की जरूर समस्या आ रही है और जगह मिलते NHAI यहाँ भी सिविल वर्क शुरू करेगा। फिलहाल 1000 LPM क्षमता के ये 5 प्लांट होंगे। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।